हेलो बच्चों, बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में, यानी विद्युत धारिता के बारे में। देखिए पहले तो हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। भाई डेफिनेशन ये कहती है कि किसी चालक के आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक के आवेश के रखने की क्षमता को हम उसकी धारिता कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज अ कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कोई भी जो है कंडक्टर है, कोई भी चालक है, वो कितना आवेश अपने पास रख सकता है। ठीक है ना, हम इसको चार्ज भी बोल सकते हैं। भाई अगर वो चार्ज अपने पास रख रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कहेंगे वो आगे की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इस चीज को इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों कह रहे हैं। ठीक है ना, देखिए हमने एक चीज कैलकुलेट की थी जब हमने पोटेंशियल पढ़ा था कि अगर इस किसी कंडक्टर को हम क्यू चार्ज दे देते हैं, कितना चार्ज दे देते हैं, क्यू चार्ज दे देते हैं, ठीक है ना, तो उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा वो कितना होगा, के क्यू बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेकिन देखो मैं आपको समझाने की दृष्टि से, समझाने के लिए ही मैंने स्फेरिकल कंडक्टर बनाया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम कैपेसिटी की बात करें तो अपना जो कंडक्टर हो वो कैसा हो, स्फेरिकल ही हो। वो किसी भी शेप का हो सकता है, कोई नो सिमेट्रिकल भी हो सकता है, नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक तरह से एक फील दे रहा हूं, बस एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक ऐसा थोड़ा सा इजी वाला जो है शेप बनाया है। ठीक है, देखो यानी कि अगर इस केस में हम Q की वैल्यू को इंक्रीज करें तो बेटा V की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बोलो हाँ या ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ाएं, इस पर आवेश का मान बढ़ाएंगे, तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी। देखिए अगर हम Q की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, Q की डिफरेंट वैल्यूज के लिए V की वैल्यू निकालें, ठीक है ना, पहले Q की वैल्यू कुछ रखे, उसके लिए V की वैल्यू निकाले, फिर Q की वैल्यू कुछ रखे, फिर V की वैल्यू निकाले, तो हम देखेंगे कि अगर हम Q और V के बीच एक ग्राफ बनाए तो वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन भी क्यों बनेगा वो भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि Q और V जो है वो डायरेक्टली क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों प्रोपोर्शनल होंगे, देख लो भाई, यहां Q है, Q की वैल्यू चेंज हो रही है तो V की वैल्यू चेंज हो रही है। क्या Q की वैल्यू चेंज होने से इसकी रेडियस चेंज होगी? स्फीयर की रेडियस चेंज हो सकती है क्या? नहीं। तो R एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है, ठीक है ना, और K तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर किसी कंडक्टर को, देखिए हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर किसी कंडक्टर को Q चार्ज प्रोवाइड कराएं, कितना चार्ज, Q चार्ज प्रोवाइड कराने पे उसका जो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, उसका जो विभव बढ़ रहा है, उस बढ़े हुए विभव की वैल्यू, ठीक है ना, उस इंक्रीज पोटेंशियल की वैल्यू अगर V है तो Q और V डायरेक्टली क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर है या नहीं हुआ? देखो यहां पे हमने पोटेंशियल लिया है V, कब, जब इसको Q चार्ज दे दिया था। दोबारा सुन लो कि पहले इस पे चार्ज नहीं था तो पहले इसका पोटेंशियल क्या था, जीरो। कितना था, जीरो। जब हमने इसको Q चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ, तो इसका पोटेंशियल हो गया, V की वैल्यू हो गई KQ बाई R, यानी पहले पोटेंशियल जीरो था, अब V हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ, V माइनस जीरो। कितना इंक्रीज हुआ, V माइनस जीरो, और उसकी वैल्यू क्या आई, V, यानी KQ बाई R। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज देने से उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाता है, V इंक्रीज हो जाता है, यानी उसके पोटेंशियल में, उसके विभव में वृद्धि कितनी है, V है, तो Q और V डायरेक्टली क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो बेटा इनके बीच का ग्राफ भी कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्लियर है क्या, समझ में आ गई क्या बात? ठीक है बेटा, अगर हम यहां पर इक्वल का साइन लगाए और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा C, और ये C ही क्या है, ये C ही उस कंडक्टर की क्या है, कैपेसिटेंस है, उसकी धारिता है। तो यहां से अगर हम कैपेसिटेंस यानी धारिता की वैल्यू निकाले तो वो कितनी आ जाएगी, Q बाई V। क्लियर है क्या?
बात समझ में आ गई क्या? अब आप कहोगे कि सर यहां से ऐसा निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन यहां से अगर Q बाई V की वैल्यू निकालेंगे तो ये ओनली एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस आएगी, ठीक है ना? क्या आएगी? एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस आएगी। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे कैपेसिटेंस की तो जरूरी नहीं है कि हमारा कंडक्टर जो है वो स्फेरिकल शेप का हो, वो सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है, वो कोई प्लेट भी हो सकती है, वो कोई इर्रेगुलर शेप भी हो सकता है, ठीक है ना? तो कोई भी इर्रेगुलर या रेगुलर शेप का अपने पास कंडक्टर हो और उस पर जो है हमारे पास चार्ज की वैल्यू हो और उसके सरफेस पे उस Q चार्ज को देने से, ध्यान देना ना मैं क्या कह रहा हूं, कि Q चार्ज को देने से पोटेंशियल में इंक्रीज कितना हुआ हो, V हुआ हो, तब उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? Q बाई V। क्लियर है क्या? यानी मैं ये कह रहा हूं कि यूनिट पोटेंशियल, ध्यान दे लेना, यूनिट पोटेंशियल का यानी इकाई विभव में वृद्धि करने के लिए किसी कंडक्टर को हमें जितना चार्ज देना पड़ेगा वही उस कंडक्टर की क्या होगी? कैपेसिटेंस होगी। यानी कि कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज प्रोवाइड टू कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। दोबारा सुन लो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस C की वैल्यू C इक्वल टू Q अपॉन V में अगर मैं V की वैल्यू क्या रख दूं? 1 वोल्ट रख दूं तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q। यानी मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसको अगर 1 वोल्ट से इंक्रीज करना है तो उसको 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट में उसको चार्ज प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यानी जितना आवेश उसको देना पड़ेगा, वही आवेश, वही चार्ज उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई क्या? आगे देखिए, देखो बेटा, अभी हम दो चीज सीख चुके हैं। देखो क्या क्या सीख चुके हैं। नंबर 1 कि भाई C की वैल्यू क्या होती है? Q बाई V होती है, ठीक है ना? और दूसरी बात हमें ये पता है कि Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और अगर Q और V के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखो, तो मान लेते हैं कि भाई स्टार्टिंग में किसी कंडक्टर पे चार्ज कितना था? 0, ठीक है ना? यानी कि उसका इनिशियल चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 0, ठीक है? और बाद में हमने उसे कोई चार्ज प्रोवाइड कराया Q, यानी Q2 की वैल्यू क्या है? Q, ठीक है? लेकिन जब कंडक्टर पे चार्ज 0 था तो उसका पोटेंशियल भी, उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल था वो भी कितना था? 0, ठीक है? और बाद में जब हमने उसको Q चार्ज प्रोवाइड करा दिया, देन लेट उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल हो गया, उसके सतह पर जो विभव आ गया, उसकी वैल्यू है V। यानी मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज कितना इंक्रीज किया, कितना चार्ज प्रोवाइड कराया उसको? Q2 माइनस Q1, यानी कितना प्रोवाइड कराया? Q, ठीक है? और उस पर पोटेंशियल कितना हो गया? पोटेंशियल कितना बढ़ा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी V माइनस 0, ठीक है ना? यानी V2 माइनस V1 की वैल्यू आ गई V। तो हमने Q चार्ज दिया तो उस पर पोटेंशियल कितना जनरेट हो गया? V। या यूं कह लीजिए कि Q चार्ज देने से पोटेंशियल कितना बढ़ गया, ठीक है ना? वो हो गया V। अगर हम इस ग्राफ से, ध्यान दे लेना, अगर हम इस ग्राफ से tan थीटा निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? tan थीटा, तो बेटा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होगी। और अपना परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है? क्या इसकी वैल्यू Q नहीं है? यहां से यहां तक की जो लेंथ है क्या वो Q नहीं है? और यहां से यहां तक की लेंथ क्या V नहीं है? तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q बाई V। कितनी हो जाएगी? Q बाई V। और Q बाई V क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है। तो यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? C, ठीक है ना? यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर QV ग्राफ का स्लोप निकाले, QV ग्राफ की ढाल, प्रवणता, स्लोप निकाले, यानी tan थीटा निकाले, तो वो हमें किसके इक्वल मिलेगी? वो हमें कैपेसिटेंस के इक्वल मिलेगी। क्लियर है? यानी कि अगर मेरे पास दो कंडक्टर हैं और दोनों के लिए मैंने QV ग्राफ बनाए, क्या बनाए? QV ग्राफ बनाए। ये कंडक्टर A के लिए बनाया और ये कंडक्टर B के लिए बनाया, ठीक है? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से, किस कंडक्टर की कैपेसिटेंस ज्यादा है, किस चालक की धारिता ज्यादा है? ऑब्वियसली भाई जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना? देखो, अपने पास C की वैल्यू क्या आती है?
tan थीटा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो एंगल अपन ने लिया है वो एंगल किस एक्सिस से लिया है? पोटेंशियल एक्सिस से लिया है, यानी विभव अक्ष से हमने क्या लिया है? एंगल लिया है। जरूरी नहीं है कि ये Q और V की फॉर्म में एग्जाम में मिले, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यो यहां पर क्या रख देगा? V रख देगा और यहां क्या रख देगा? Q। तब आप एंगल कहां से देखोगे? एंगल यहां से नहीं देखोगे, है ना, चार्ज एक्सिस से, आवेश अक्ष से नहीं देखोगे, कहां से देखोगे? पोटेंशियल एक्सिस से देखोगे। क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या? यानी अगर अभी तो मैं सिंपल वे में समझाता हूं कि अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से भाई किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे भाई कैपेसिटेंस उसकी ज्यादा होगी जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू ज्यादा है, और tan थीटा की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? भाई जिसके लिए थीटा की वैल्यू ज्यादा है। तो थीटा की, भाई आपको पता है ना कि व्हेन थीटा इंक्रीजेज tan थीटा इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी tan थीटा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम देखेंगे कि भाई एंगल किसका बड़ा है? किससे? पोटेंशियल एक्सिस से। क्लियर है? तो देखो पोटेंशियल एक्सिस से B का एंगल ये है और A का एंगल ये है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाला जो एंगल है, A का जो एंगल है पोटेंशियल एक्सिस से, वो कैसा है? बड़ा है। इसका मतलब कैपेसिटेंस भी किसकी ज्यादा होगी? A की ज्यादा होगी। क्लियर है? ग्राफ से निकालना आ गया। अब देखो, अगर इसी में ग्राफ अपने को ऐसा मिल जाए, यहां आ जाए V और यहां क्या आ जाए? Q, और ग्राफ ऐसे मिल जाए, लो जी साहब A B C, अब बताइए किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है? तो हम वापस देखेंगे भाई, जिसकी थीटा, जिसके लिए थीटा यानी एंगल ज्यादा होगा उसका tan थीटा भी ज्यादा होगा, और जिसका tan थीटा ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अब एंगल हम कहां से लेंगे? एंगल लेंगे हम पोटेंशियल एक्सिस से। ठीक है, और पोटेंशियल एक्सिस से किसका एंगल ज्यादा है? A का। तो इस वाले केस में है ना, इस डायग्राम से हम देख के बताना चाहें कि भाई कौन से कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो भाई A के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? बात समझ में आई है आपको? ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस है क्या? कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर में यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करे। ठीक है ना, क्या इंक्रीज करे? यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए हमें जितना चार्ज प्रोवाइड कराना पड़ेगा वही उस कंडक्टर का क्या होगा? कैपेसिटेंस। अब इसकी यूनिट निकालना चाहे तो इसकी यूनिट होगी, Q की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट होगी कूलाम अपॉन वोल्ट, और कूलाम अपॉन वोल्ट को बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं? फैरड। क्लियर है? यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि SI यूनिट क्या है कैपेसिटेंस की, वो है भाई फैरड। ठीक है, हालांकि फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है ना, तो अपन कुछ छोटी यूनिट्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, यानी कि 10⁻⁻6 फैरड, 10⁻⁻9 फैरड। ठीक है ना, मिली फैरड भी ले सकते हैं अपन, 10⁻⁻3 फैरड। ठीक है, और पिको फैरड, 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू CGS में निकालना चाहें, ठीक है ना, इसकी वैल्यू CGS में निकालना चाहें, बेटा CGS सिस्टम में कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेट फैरड। क्या होती है? स्टेट फैरड। और 1 स्टेट फैरड, ठीक है ना, 1 स्टेट फैरड की वैल्यू होती है 9 × 10⁻11 फैरड। क्लियर है? ठीक है, यानी ये कौन सी यूनिट आ गई? CGS सिस्टम की। किसकी? CGS सिस्टम की। क्लियर है? देखो, अब जो कैपेसिटेंस है वो आप सोच रहे होंगे कि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में C की वैल्यू क्या होती है? Q/V, यानी कि ये जो कैपेसिटेंस है ये कंडक्टर पे चार्ज का अमाउंट और उस पे पोटेंशियल की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया है कैपेसिटेंस का। ठीक है ना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है कि C की वैल्यू होती है Q/V। तो आप बोलोगे कि भाई ये जो C है, कैपेसिटेंस है, वो चालक पर आवेश और उसके विभव पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको 10th में ले जाता हूं। 10th में भी क्यों, अपने चैप्टर आगे भी है, 3rd चैप्टर में है ये चीज, लेकिन 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि R की वैल्यू क्या है? V/I। ठीक है ना, तो क्या V और I पर R की वैल्यू डिपेंड करती है? भाई किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है तो उस पर हम जो पोटेंशियल लगा रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए ये वायर है और इसका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इस पे हम
कितने भी वोल्ट की बैटरी लगाएंगे या इसमें कितना भी करंट फ्लो कराएंगे, क्या इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? क्या वोल्टेज और करंट को चेंज करने से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या है, एक कांस्टेंट है भाई। यही तो पढ़ते थे ओम्स लॉ में कि V प्रोपोर्शनल टू I, और यहां एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, R, यानी R क्या है, कांस्टेंट है। R V और I पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही C भी क्या है, एक कांस्टेंट है जो Q और V पर, यानी Q और V पर C जो है डिपेंड नहीं करता है। तो ये किन चीजों पे डिपेंड करता है वो पढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने सिर्फ इतना सीखा कि कैपेसिटेंस होता क्या है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस का एक तरह से कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट क्या है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में सीखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हम सीखेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेटा अब हम फेसबुक और इंस्टा पे भी अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप वहां भी हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।